हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन रेडी। हम लोग अपनी क्लास 8 की यूपी बोर्ड की साइंस की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए चैप्टर 4 का एक टॉपिक धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुण को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट धातुओं एवं अधातुओं की क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखने में किस तरह से लगते हैं, चमकदार होते हैं कि चमकदार नहीं होते हैं, इनकी कठोरता कैसी होती है, कठोर होते हैं या मुलायम होते हैं। इस तरीके से अभी हम लोग धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुण को पढ़ेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर पे या सामान्य ताप पर सभी धातुएं, सभी मेटल्स ठोस होती हैं, सॉलिड होती हैं, परंतु पारा, जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं, वह द्रव्य होता है। मतलब मरकरी लिक्विड होती है। सामान्य ताप पर अधिकांश अधातुएं गैसीय अवस्था में होती हैं। तो हमें यहाँ से पता लगा कि रूम टेम्परेचर पे या सामान्य ताप पर अधातुएं या नॉन मेटल गैसियस फॉर्म में होती हैं। आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सिलिका इत्यादि ठोस के रूप में तथा ब्रोमीन द्रव्य अवस्था में होती है। तो अभी हमने देखा था कि अधातुएं सामान्य तौर पर गैसियस फॉर्म में होती हैं, लेकिन आयोडीन, कार्बन, सल्फर इत्यादि ये सभी ठोस फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और वहीं पे ब्रोमीन, जो कि एक अधातु है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है कठोरता या हार्डनेस। सोडियम धातु का टुकड़ा लेकर उसे छन्ना कागज से सुखा लें। धातु के टुकड़े को चाकू से काटें, क्या देखते हैं? सोडियम धातु का टुकड़ा आसानी से कट जाता है। तो हमें ये पता लगा कि सोडियम, जो कि एक मेटल है या एक धातु है, वो आसानी से कट जाता है। अब लोहा, कॉपर, जिंक आदि के टुकड़े को भी चाकू से काटें। क्या इन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है? तो हम ये देखते हैं कि लोहा, कॉपर, जिंक को चाकू से नहीं काटा जा सकता है। तो आगे पढ़ते हैं। धातुएं प्रायः कठोर होती हैं अतः इसे काटना अत्यधिक कठिन होता है। तो इस सेंटेंस से हमें पता लगा कि जनरली या प्रायः धातुएं कठोर होते हैं और इसे काटना मुश्किल होता है या कठिन होता है। लेकिन सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको आसानी से काटा जा सकता है। ये सारे एक्सेप्शंस हैं, इसको हमें याद करना पड़ेगा। वही चीज़ आगे लिखी हुई है कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कठोर होती हैं। अधिकांश अधातुएं मुलायम होती हैं। कार्बन का अपर रूप हीरा सबसे कठोर होता है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जनरली धातुएं कठोर होती हैं और इसे आसानी से नहीं काटा जा सकता है। कुछ अपवाद या कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और पारा, जिसको मरकरी भी कहते हैं, उसे छोड़कर सभी धातुएं कठोर होती हैं और अधिकांश अधातुएं मुलायम होती हैं। लेकिन कार्बन भी एक अधातु है जिसका एक अपर रूप है हीरा, वह सबसे कठोर होता है। अब हम लोग देखते हैं कि चमक के मामले में धातुओं और अधातुओं में क्या अंतर है। यदि आप धातुओं की सतह को उन्हें काटने के तत्काल बाद देखें तो आप पाएंगे कि वह देखने में चमकदार होती हैं। इसे धात्विक या मेटेलिक चमक कहते हैं। धातुओं की यह चमक उन्हें आभूषण और सजावट की वस्तुएं बनाने के लिए उपयोगी बनाती हैं। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि चमक के मामले में जो धातु होते हैं वो चमकदार होते हैं। उनमें एक मेटेलिक चमक होती है और इसी चमक के कारण उन्हें आभूषण और सजावट की वस्तुएं बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर अधातुएं धातुओं के समान चमकीली नहीं होती हैं। तो हमें आखिरी में कॉन्क्लूजन मिला कि
धातुएं चमकदार होती हैं और जनरली अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। आघात वर्धनीयता, एल्यूमिनियम, कॉपर तथा आयरन का छोटा टुकड़ा लेकर उसे हथौड़ी से पीटें। क्या देखते हैं हम? जब हम एल्यूमिनियम या कॉपर या आयरन के टुकड़े को हथौड़ी से पीटते हैं तो क्या देखते हैं कि हथौड़ी से पीटने पर धातु के टुकड़े पहले की अपेक्षा और अधिक चिपटे हो जाते हैं। तो ये सारे धातुएं जिनको हम हथौड़े से पीट रहे हैं वो और अधिक चिपटे हो जाते हैं। धातुओं को पीटकर आघात पहुंचाकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। चांदी तथा सोना में आघात वर्धनीयता का गुण अधिक होता है जबकि कम आघात वर्धनीय होता है। आघात वर्धनीयता एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें ये पता लगता है कि धातुओं को पीटकर या धातुओं पर आघात कर कर उसे चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और इसी गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता का गुण सबसे ज़्यादा चांदी में, सोने में पाया जाता है। अगर हम सोना या चांदी किसी सोनार के दुकान पे ले जाते हैं तो वो उसे पीटकर बिल्कुल चिपटा बना देता है और चादर के रूप में उसे परिवर्तित कर सकता है। तो ये इसलिए कर पाता है क्योंकि उसमें आघात वर्धनीयता का गुण अधिक होता है। वहीं पर जस्ता को अगर हम देखते हैं तो वो इस तरीके की प्रॉपर्टी नहीं रखता है। जस्ते को हम आघात पहुंचाकर चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन आघात वर्धनीयता का गुण जस्ते में कम होता है इन कंपैरिजन टू चांदी और सोना। अधिकांश ठोस अधातुएं पीटने पर भंगुर या ब्रिटल हो जाती हैं। तो हम ये देखते हैं कि अधिकांश जो ठोस अधातुएं होती हैं उसे अगर हम आघात पहुंचाते हैं तो वो पूरी तरीके से टूट जाती हैं, चादर के रूप में परिवर्तित नहीं होती हैं। तन्यता, धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि तन्यता किसे कहते हैं। तन्यता को इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है कि धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। अगर कोई एक धातु है और उसको हम लोग खींचकर तार के रूप में परिवर्तित कर दें तो इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। ये गुण ज़्यादातर धातुओं में पाया जाता है जिसे हम खींचकर तार बना सकते हैं। आपने तांबे, एल्यूमिनियम और आयरन के तार देखे होंगे। हमारे घर में विद्युत संबंधी कार्यों में तांबे तथा एल्यूमिनियम के तार का उपयोग किया जाता है। तार जाली को बनाने के लिए लोहे के तार का उपयोग किया जाता है। अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तो तन्यता से हमें ये पता लगता है कि धातुओं में तन्यता ज़्यादा होती है और वहीं पर अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं। सोने की इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है कि 1 लाख चादरों की मोटाई केवल 1 सेंटीमीटर होगी। तो सोने की 20 लाख चादरें इस प्रकार से बनाई जा सकती हैं, लेकिन उसकी मोटाई सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर होगी। ये दिखाता है कि सोने की आघात वर्धनीयता बहुत ज़्यादा होती है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये दिखाता है कि सोने की तन्यता बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट टॉपिक है चालकता। चालकता को इंग्लिश में हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दे रखा है। क्रियाकलाप 1 है, एक टॉर्च बल्ब को तांबे के तार द्वारा एक बैटरी से जोड़ दीजिए। क्या देखते हैं आप? बल्ब प्रकाशित हो जाता है।
अब तांबे के तार के स्थान पर एल्यूमिनियम, आयरन आदि का तार लगाएं। बल्ब के जलने पर या ना जलने का अवलोकन कीजिए। तो यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी है, ये है तांबे का तार, ये एक बल्ब लगा रखा है। जब हम सर्किट को पूरा करते हैं तो ये बल्ब जल जाता है। तो तांबे का तार, जब हम सर्किट पूरा करेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इस तांबे के तार को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं या बदल देते हैं विद एल्यूमिनियम के तार से या फिर आयरन के तार से तो क्या होगा? तो भी हम देखते हैं कि बल्ब जल जाएगा। सभी स्थितियों में बल्ब प्रकाशित हो जाता है। तो हमें यहाँ से ये पता लगा कि सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। मतलब ये एक गुड कंडक्टर होता है, ये विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि इसमें विद्युत का प्रवाह संभव है। अधिकांश अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। कार्बन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो इस सेंटेंस से हमें पता लगा कि मेटल्स या फिर धातु विद्युत सुचालक होते हैं। ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और साथ ही साथ ऊष्मा के भी। और वहीं पर अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। ये बैड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इसका अपवाद कार्बन है। कार्बन में ग्रेफाइट एक विद्युत सुचालक होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है? तो उसका आंसर होगा कार्बन ग्रेफाइट या सिंपली ग्रेफाइट। लोहे की छड़ के एक सिरे को हाथ से पकड़कर दूसरे सिरे को गर्म करने पर कुछ समय बाद छड़ का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। अब इस प्रयोग को कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम की छड़ द्वारा भी दोहराएं। सभी छड़ें गर्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि लोहे की या एल्यूमिनियम की या कॉपर की या जिंक की किसी भी धातु के एक सिरे को अगर हम गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद हमें ये फील होता है कि दूसरा सिरा भी गर्म हो गया है। तो ये दिखाता है कि धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। इसी कारण अगर हम इस सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। वहीं पर अगर अधातु होगा तो वो एक सिरे को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा। क्रियाकलाप 2 में एक तांबे का टुकड़ा तथा एक सल्फर या गंधक, तो सल्फर को गंधक भी कहते हैं, तथा एक सल्फर या गंधक का टुकड़ा लीजिए और तालिका 4.4 में दिए गए गुणों की तुलना कर अपना अवलोकन लिखिए। तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जिसमें हम लोगों को गुण के आधार पर जैसे कि रंग, भौतिक, चमक, कठोरता इत्यादि, और हमें बताना है कि कॉपर, Cu या गंधक इसमें से मेटल कौन सा है, मतलब धातु कौन सा है, और इसमें से अधातु कौन सा है। तो अगर रंग की बात की जाए तो कॉपर का रंग लाल भूरा होता है, वहीं पर गंधक का रंग पीला होता है। अगर हम भौतिक स्थिति की बात करते हैं तो भौतिक स्थिति में तांबा ठोस होता है। सामान्य तौर पर अधातु गैसियस फॉर्म में होते हैं, लेकिन सल्फर ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा भौतिक अवस्था में तांबा भी ठोस है और सल्फर भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। चमक के मामले में हम देखते हैं कि तांबा चमकदार होता है, गंधक भी चमकदार होता है, लेकिन तांबे से कम चमकदार होता है। कठोरता के मामले में हम देखते हैं कि तांबा कठोर होता है और गंधक भी या सल्फर भी कठोर होता है, लेकिन कॉपर से कम कठोर है। ऊष्मीय चालकता के मामले में कॉपर ऊष्मा का
सुचालक होता है, मतलब कि ये हीट का गुड कंडक्टर होता है। वहीं पर सल्फर को अगर हम देखें तो ये विद्युत और ऊष्मा दोनों का ही कुचालक होता है। तो हमें यहाँ से ये पता लगता है जो धातु होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, इस कारण से कॉपर एक धातु हो गया। और वहीं पर गंधक एक अधातु है, क्योंकि ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। इसकी कठोरता तांबे से कम है और गंधक की चमक भी तांबे से कम है, इस कारण से गंधक एक अधातु हो गया और कॉपर एक धातु है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कि धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण क्या हैं। जब अलग अलग केमिकल से इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, रिएक्शन कराया जाता है, इसका रिजल्ट क्या होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पे हम देखते हैं कि धातुओं और अधातुओं में क्या परिवर्तन आता है। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। तो ये लाइन हमें याद होनी चाहिए कि धातु जब भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो वो ऑक्साइड बनाएगी। सोडियम तथा पोटेशियम कमरे के सामान्य ताप पर क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो पोटेशियम हो, पोटेशियम को K से लिखते हैं, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो पोटेशियम हो, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब सोडियम होगा ऑक्सीजन के साथ तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, और वहीं पर जब पोटेशियम होगा ऑक्सीजन के साथ तो पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा। K2O को पोटेशियम ऑक्साइड कहेंगे। क्या आप जानते हैं सोडियम और पोटेशियम के अधिक क्रियाशील होने के कारण इन्हें ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ने से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये बहुत अधिक क्रियाशील हैं, इस कारण से इन्हें हम मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं, मतलब कैरोसिन के ऑयल में डुबा के रखते हैं, जिससे कि ये ऑक्साइड ना बना लें, क्योंकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है और सोडियम या पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड बना लेंगे। इस क्रिया से इन्हें बचाने के लिए मिट्टी के तेल या कैरोसिन में इनको डुबाकर रखा जाता है। मैग्नीशियम का एक तार लें, इसे चिमटे की सहायता से पकड़कर जलाएं। क्या देखते हैं, मैग्नीशियम का तार जलकर सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। यह सफ़ेद पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो हमें यहाँ से ये पता लगता है कि मैग्नीशियम क्योंकि एक धातु है, और अभी हमने देखा कि कोई भी चीज़ को अगर हम जला रहे हैं तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो मैग्नीशियम यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो हमने अभी देखा था कि कोई भी धातु जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो ऑक्साइड बनाएगी। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या क्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से डिनोट करते हैं। कार्बन जो कि एक अधातु है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड तथा CO2 बनाता है। तो ये भी रिएक्शन हमें याद होनी चाहिए कि कभी भी कार्बन जो कि एक अधातु है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम CO से डिनोट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2 से डिनोट करते हैं। पहले पॉइंट से हमें ये पता लगता है कि कोई भी धातु जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। सोडियम और पोटेशियम को हम कैरोसिन के ऑयल में या मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड ना बना पाए। सेकेंड पॉइंट में जल के साथ अभिक्रिया। सक्रिय धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कि हमें पता लगता है कि कोई भी अगर धातु वाटर के साथ या जल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब कोई धातु जल के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो उसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक क्रियाकलाप दे रखा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा लेकर छन्ना कागज से सुखा लें। छन्ना कागज को इंग्लिश में हम लोग फिल्टर पेपर कहते हैं। कांच के एक बर्तन को पानी से आधा भरें तथा सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दें। क्या दिखाई देता है? धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तीव्र गति से इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सोडियम या कोई भी धातु जब जल के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। वहीं पर जब मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये पॉइंट हमें याद रहना चाहिए। जब मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ क्रिया करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ना कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि मैग्नीशियम जब गर्म पानी के साथ या भाप के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल को हम लोग एसिड कहते हैं। एक परख नली में छोटा रवेदार जस्ते का टुकड़ा लेकर इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर रंगहीन और गंधहीन गैस बुलबुले के रूप में निकलती हुई दिखाई देती है। जलती हुई माचिस की एक तीली को परख नली के मुख पर ले जाकर निकलने वाली गैस का परीक्षण करें। हाइड्रोजन पक की ध्वनि उत्पन्न करते हुए जलती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ऐसी गैस है जो कि पक की ध्वनि के साथ जलती है? तो हाइड्रोजन पक की ध्वनि उत्पन्न करते हुए जलती है। तो यहाँ पे बताया गया कि जस्ता जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। और जब भी कभी अगर हम जलती हुई माचिस की तीली हाइड्रोजन गैस के पास ले जाते हैं तो वो पक की ध्वनि के साथ जलता है। तो जस्ता या जिंक, यहाँ पे देखिए रिएक्शन में दे रखा है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हमें जानने वाली बात क्या है, कोई भी धातु जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। प्रायः सभी धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो यहाँ पे देखा कि धातु जब अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। लवण को हम लोग इंग्लिश में सॉल्ट कहते हैं। तो हमें पता लगा धातु मतलब मेटल जब अम्ल के साथ मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जब भी धातु अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस बनाता है? तो वो हाइड्रोजन गैस बनाता है। सल्फर जो कि एक अधातु है, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो ये भी रिएक्शन हमें याद होनी चाहिए, जिसमें कि सल्फर जब नाइट्रिक एसिड के साथ या नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो वो H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2
NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और H2O मतलब वाटर बनाता है। तत्वों को धातु तथा अधातु में वर्गीकृत किया गया है। जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी ऐसे तत्व हैं जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। इन तत्वों को उपधातु या मेटलॉइड कहते हैं। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि मेटलॉइड या उपधातु क्या होते हैं। तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। तो ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ऐसे तत्वों को हम मेटलॉइड या उपधातु कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी ऐसे ही तत्व हैं। यहाँ से हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। अगर हम भौतिक अवस्था की बात करें तो धातु ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और चमकदार होते हैं। हमने देखा कि लोहा, कॉपर ये सारे ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। कॉपर को काटते हैं तो वो चमकदार होता है। सल्फर को, जो कि एक अधातु है, उसको काटते थे तो वो चमकदार तो होता था लेकिन कॉपर की जितना चमकदार नहीं होता था। तो मतलब अधातु उतना चमकदार नहीं होता है जितना कि धातु होता है। अधातु द्रव्य व गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, धातु ठोस फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधातु हैं जो कि ठोस फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन और फास्फोरस। नहीं तो अधिकतर अधातु द्रव्य और गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। घनत्व या गलनांक, इसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब कि कोई भी पदार्थ कौन से टेम्परेचर पे आके पिघल जा रहा है। धातु में गलनांक अधिक होता है। सोडियम एक इसमें अपवाद है जिसका गलनांक बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अधातु में गलनांक कम होता है या मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जल्दी पिघल जाता है। वहीं पर धातु देर में पिघलता है या उसको ज़्यादा टेम्परेचर या ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत होती है पिघलने के लिए, लेकिन अधातु कम ऊष्मा में भी पिघल जाता है। ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता, धातु की बात करें तो हम देखते हैं कि धातु सुचालक होते हैं ऊष्मा के और विद्युत के। वहीं पर अधातु कुचालक होते हैं जिसमें से ऊष्मा और विद्युत चालकता नहीं पाई जाती है। जैसे कि आयरन का रॉड, लोहे का एक छड़ है, अगर हम यहाँ पे करंट पास करें मतलब विद्युत पास करें तो हमें दूसरे सिरे पर भी करंट का महसूस होगा। तो इसी को हम कहेंगे कि ये विद्युत चालकता रखता है। वहीं पे अगर ऊष्मा या हीट की बात की जाए तो अगर हम एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी हमें कुछ समय के बाद गर्म लगने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस लोहे के छड़ में ऊष्मीय चालकता या ऊष्मा की चालकता भी मौजूद है। और इसी कारण से हमें एक सिरे को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो दूसरा सिरा भी हमें गर्म होता हुआ महसूस होता है। वहीं पे अगर कोई अधातु है, इस प्रकार की कोई भी चीज़ हमें महसूस नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने सल्फ़र लिया, सल्फ़र एक अधातु है, अगर हम उसके एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरे सिरे पे हमें ऐसा महसूस नहीं होगा कि दूसरा सिरा भी गर्म हो रहा है। फोर्थ पॉइंट है आघातवर्धनीयता या तन्यता। तो अधातु में आघातवर्धनीयता और तन्यता दोनों ही पाई जाती है। हम लोग ने अपने प्रीवियस टॉपिक में आघातवर्धनीयता को डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने देखा था कि जब किसी धातु को हम लोग आघात पहुंचाते हैं या उसको पीटते हैं तो वो चादर में परिवर्तित हो जाता है और इसी को हम आघातवर्धनीयता कहते हैं। वहीं तन्यता की बात की जाए तो किसी भी धातु को अगर हम खींचकर
तार के रूप में परिवर्तित कर दें तो इस गुण को हम लोग तन्यता कहते हैं। सोने और चांदी में आघातवर्धनता और तन्यता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अधातु की बात करें तो ये भंगुर एवं तन्यता विहीन होते हैं। भंगुर का मतलब होता है ब्रिटल होते हैं, मतलब कि ये ठोस तो होंगे लेकिन जब इनको चोट पहुंचाई जाती है या आघात पहुंचाया जाता है तो ये टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास एक ब्रिटल मटेरियल है। कभी भी ग्लास कितना कठोर होता है लेकिन कभी भी अगर उस पर हम चोट पहुंचाएं तो वो टूट जाता है। वहीं तन्यता विहीन होता है, इसको हम लोग तार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। वहीं पर धातु पर जल के साथ क्रिया करने पे क्या असर होता है? जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस निकालता है जो कि पक के साउंड के साथ जलती है। अधातु के साथ जल के साथ सामान्य ताप पर कोई क्रिया नहीं होती है। तो ये सारे पॉइंट हमें याद होने चाहिए, एग्जाम में ये डिफरेंस आ सकता है।